हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सभी PSIR और पॉलिटी के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। मैं एक करंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो लोकसभा चुनाव से संबंधित है, जो अभी हाल में संपन्न हुआ है, और इसे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके आपको बताऊंगा। दरअसल बीजेपी ने अपने लिए एक टारगेट सेट किया था 370 का, और एनडीए पार्टनर के साथ 400 सीट्स का टारगेट सेट किया था कि लोकसभा में वो 400 सीट लाएंगे और अकेले वह 370 प्लस होगी। लेकिन बहुत बुरी तरह से उसकी स्थिति बनी। सरकार तो बन गई, क्योंकि सरकार 272 पर ही बनती है और इनको 240 ही मिला 370 की जगह, जबकि इनके एनडीए पार्टनर्स के साथ एक्चुअली वही काम भी किया। प्री पोल अलायंस था तो 293 सीट इनको मिली, जिसकी वजह से इन्होंने सरकार तो बना लिया, लेकिन ये अपने में संतुष्ट नहीं होंगे। कारण ये कि इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार चाहिए थी और वो हो न सका। लेकिन ये दूसरी बात है कि बीजेपी चुनाव के पहले ये महसूस करती थी कि उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ऐसी दिखती नहीं है। तमाम सर्वेज ने भी उसका हौसला अफजाई किया, जिसमें ये बताया जा रहा था कि बीजेपी आसानी से 300 मार्क्स क्रॉस कर जाएगी। 303 तो पिछले ही बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उसने सीटें लाई थी, और उसके बाद हो सकता है कि 303 से ज़्यादा सीटें इसको मिल जाएं, लेकिन दुर्भाग्य से इसको 240 या 241 सीट ही मिल पाई। और फुल एनडीए पार्टनर, जिसमें सबसे बड़े घटक दल जेडीयू और टीडीपी के हैं, इन लोगों का मिला करके 293 तक ये कुनबा पहुंच पाया। तो गलती कहाँ हो गई, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली जो बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट है वो बताती है कि 400 सीट का जो नारा था उससे SC ST और OBC कम्युनिटी के काफ़ी लोग नाराज़ हुए, चूँकि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बहुत सम्मान देते हैं और वो ये मानते हैं कि SC समुदाय से आने के बावजूद भी उन्होंने चूँकि संविधान बनाया। हालांकि संविधान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई सर BN राव ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, और 6 अन्य सहयोगी जो उनके थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे। लेकिन फिर भी चेयरमैन होने के नाते या चेयरपर्सन होने के नाते उन्हीं को इसका श्रेय जाता है। तो ऐसी स्थिति में SC ST और एक्सट्रीमली OBC कम्युनिटी के खासकर, भले उनको रिजर्वेशन का लाभ मिले या ना मिले, लेकिन वो बाबा साहब को बहुत ही सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, और उनको लगा करे बीजेपी वाले इस तरह की हरकत करेंगे कि वो 400 सीट लाएंगे और संविधान को बदल देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि संसद के केवल एक सदन में बहुमत हो जाने या बहुमत से ज़्यादा सीटें पाने से संविधान बदला नहीं जा सकता। उसके लिए 2/3 ज़्यादातर संविधान में जो एक तो चेंज मिसनोमर शब्द है, चेंज शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अमेंडमेंट यानी संशोधन का प्रयोग होना चाहिए। और आपको पता ही है कि संशोधन के लिए भी अधिकांश जो प्रावधान है उसमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। कुछ तो ऐसे फेडरल मैटर्स हैं, राष्ट्रपति के चुनाव वगैरह के, जिसमें कम से कम आधे राज्यों के सहमत की भी ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से ज़्यादातर संविधान के प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से। लेकिन ज्योति मिर्धा, जो कि राजस्थान की एक स्मॉल टाइम बीजेपी लीडर हैं, वो पूर्व कांग्रेसी नेता की लड़की हैं, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि लोकसभा में 400 सीटें आएंगी तो राज्यसभा में उसी हिसाब से सीटें बढ़ेंगी। और फिर हम, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी अगर ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव जीतती है तब राज्यसभा में सीटें बढ़ेंगी। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई लोकसभा में 400 सीटें आएंगी तो हम राज्यसभा में भी अपनी सीटें बढ़ाएंगे और उसी हिसाब से संविधान में संशोधन कर पाएंगे। इसके पहले कर्नाटक के पूर्व के सांसद अनंत हेगड़े, जिनको कि इस बार से टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने, और अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, इन लोगों की मति मारी गई थी। इन लोगों ने उल्टा पलटा समझाने की कोशिश किया कि भाई ऐसा है, 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान में संशोधन कर सकें, और बड़े चाव से इन लोगों ने इन बातों का, विरोधी दलों ने इसे लपक लिया और इसे इस तरह से घुमा दिया कि लोगों के, खास करके SC ST और OBC के कम्युनिटी के मन में
एक आशंका पैदा हो गया, अच्छा इनको 400 इसलिए चाहिए कि संविधान बदल सकें। भले नरेंद्र मोदी ओबीसी कम्युनिटी से अपने को कहें, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में यही है कि भाई बीजेपी के नेता होने के नाते उनका सवर्णों और बनिया समाज पर ज़्यादा फोकस रहता है, गुजराती हैं भी, तो इस वजह से जो है लोगों के दिमाग में ये भ्रम पैदा हो गया, लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अच्छा इसीलिए बीजेपी वाले 400 सीट का नारा दे रहे हैं। तो आंतरिक रिपोर्ट में कई चीज़ों, बेरोज़गारी, महंगाई और ये पेपर लीक वगैरह के भी मामले हैं। और जिन माताओं को लगा कि भाई 5 किलो राशन देने भर से तो 5 ही साल के लिए दिए हैं ना, जीवन भर उनका बेटी बेरोज़गार रहे, इतना पढ़ाई लिखाई मुश्किल से कराया, और ख़ास करके SC/ST कम्युनिटी के लोगों को, जिन लोगों को लगता था कि भाई रिजर्वेशन का लाभ लेकर उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अभी भी सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा असर है लोगों के दिमाग पर कि भाई सरकारी नौकरी अस्थाई होती है और उसमें अस्थाई रूप से पैसा मिलता है और जीवन में स्थिरता आती है। तो इस प्रकार से लोगों को लगा कि भाई ये गलत तरीके का हिसाब किताब बना रहे हैं बीजेपी वाले, 400 सीट का नारा दे करके, और बाबा साहब के संविधान को ही बदल देंगे तो रिजर्वेशन भी ख़त्म हो जाएगा, रिजर्वेशन रह ही नहीं जाएगा, फिर हम लोग बच्चों का कहाँ तक भविष्य सुधरेगा। इस प्रकार से वो चले गए अगेंस्ट, और सीट बंटवारे में भी होशियारी दिखाई विरोधी दलों ने, और विरोधी खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में। अब जैसे समाजवादी पार्टी ने जिसके ऊपर ठप्पा लगा वो मुसलमान और यादव वर्ग, उसका मेन कोर वोटर है, उसने यादव वर्ग में तो अपने परिवार के लोगों को ही सीटें दी, उसके बाहर उसने ज़्यादातर कुशवाहा, कुर्मी या पासी समाज के लोगों को सीटें दियाँ, और इससे जो है वो एक मैसेज देने में कामयाब रही कि वो पिछड़े, वो पीडीए की पार्टी है, पीडीए का नारा उसने दे भी रखा था। तो इस प्रकार से बीजेपी ये सीट हार गई। अयोध्या की भी सीट हार गई, जहाँ के राम मंदिर का उद्घाटन उसने किया था मोदी जी ने, और राम मंदिर के प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ किया था, वहाँ भी वो सीट हार गए। तो कुल मिला जुला करके केशवानंद भारती केस को हमको देखना पड़ेगा, जिसने गोलकनाथ केस को पलट दिया था। इंदिरा गांधी बड़ी गदगद थी कि भाई गोलकनाथ केस ने कहा कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। कम से कम केशवानंद भारती केस में ये तो कहा ना कि भाई 368 का प्रयोग करके संविधान के किसी भी भाग को बदला जा सकता है, लेकिन एक जुडिशियल क्रिएशन यानी न्यायपालिका ने अपनी तरफ से सृजन कर दिया एक कॉन्सेप्ट का, आधारभूत लक्षण का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, और उसका क्रिएशन करके उसने ये कह दिया संविधान के कुछ ऐसे अंग हैं जो जन्मजात संविधान से जुड़े हुए हैं और उनमें ना तो कोई संशोधन किया जा सकता, ना कोई बदलाव किया जा सकता है। उसी में आता है सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस के तहत ही आता है रिजर्वेशन। इसका सीधा मतलब है कि अगर सरकार संशोधन भी करती रिजर्वेशन में, हालांकि बीजेपी वालों के बताना चाहिए था कि भाई हमने तो रिजर्वेशन बढ़ाया है, जैसे वाजपेयी साहब के समय में SC/ST के कमीशन को हमने अलग करके संवैधानिक दर्जा दिया, इसी प्रकार से 2016 में हमने 102वां संविधान संशोधन करके और OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। लेकिन इन सब चीज़ों को कहते सुनते रहे टॉप लीडर, लेकिन लोगों के दिमाग में घर कर गया था भाई 400 सीट इनको क्यों चाहिए जब 272 पर ही मेजॉरिटी आती है। विरोधी दलों ने ऐसा घूंट पिला दिया था इनको कि लोगों को, मतलब आम आदमी को तो भाई इतनी संविधान के जटिलताओं की समझ तो होती नहीं कि भाई संसद के दोनों सदनों में बहुमत चाहिए और ऐसा वैसा चाहिए, या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है, केशवानंद भारती क्या होता है, अनुच्छेद 368 क्या होता है। ठीक है, ये सब का ज्ञान तो उनको था नहीं। या बीजेपी वालों ने क्या किया, वो तो जो स्मॉल टाइम लीडर्स थे बीजेपी के, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्दा, लल्लू सिंह जैसे लोग, उन्हीं लोगों की बात उन लोगों ने सुना, और उन लोगों की बात को लोग इतनी गहराई तक अपने दिमाग में बैठा लिए कि बीजेपी के अगेंस्ट ही वोट कर दिए, जबकि बीजेपी खास करके एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और SC को अपना वोट बैंक समझती थी, और ये मानती थी कि वो लोग समाजवादी पार्टी के कुशासन से प्रताड़ित लोग हैं, इसलिए प्रताड़ित होकर के हमारे पास आए हैं और हमसे जुड़े हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में सब बसपा से जुड़े, और फिर बाद में जो है चल कर के वो बीजेपी से जुड़ गए।
कुछ दिन सपा से भी जुड़े रहे। तो जब उन्होंने देखा कि सपा में उनका कल्याण नहीं है तो वो बीजेपी में आ गए। अब इस बार फिर छिटक करके सपा की ओर चले गए। बसपा तो एकदम खाली ही हो गई। 9% के आसपास उनको वोट शेयर मिला है यूपी में। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बीजेपी और बसपा दोनों ने नुकसान उठाया है। हालांकि बीजेपी फिर भी सरकार बनाने में कामयाब रही एनडीए के साथ, लेकिन जिस तरह से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार चलाने के अभ्यस्त हैं नरेंद्र मोदी, उसको लेकर के कई सवाल खड़ा हो रहे हैं कि वो ये कोalition सरकार चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। खैर जो भी हो, लेकिन केशवानंद भारती केस के परिप्रेक्ष्य में ये मामला जरूर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाता और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद एडमिट भी होता और सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन कर देता बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम पर। इसका सीधा मतलब है कि लोगों को इतनी समझ नहीं है और बीजेपी वाले चूँकि छोटे टाइम के कम हैसियत रखने वाले सेकंड और थर्ड रंग के जो लीडर हैं, उन लोगों ने उल्टा पलटा बोल करके और ख़राब कर दिया माहौल को बीजेपी के लिए। इसलिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप लाख इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन वो समझा नहीं पाई लोगों को। नतीजा ये हुआ कि भाई उनके लाख कहने के बाद भी उनको अपेक्षित वोट नहीं मिला और वो चुनाव हार गए। यही आप लोगों को समझाना था। करंट एक लोकसभा चुनाव से संबंधित एक डिबेट था जो कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ था। इसमें आप लोग करंट लोकसभा के आउटकम को रखिए, लोकसभा चुनाव के आउटकम को, अनुच्छेद 368 को रखिए, केशवानंद भारती केस को ध्यान में रखिए। तो मुझे लग रहा है आप आसानी से इस तरह की जटिलता का जवाब ढूंढ सकेंगे और आसानी से इसको कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के अर्थ में बिना बायस्ड हुए जवाब दे सकेंगे। धन्यवाद।